नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। कदमों को करके कठोर तू खुद को जो जलाएगा, सदमे हर सफर के फिर हंस के जेल जाएगा। साथ ही ख्वाहिशें उछाल दी है हमने हौसलों की वादियों में, देखते हैं कितना दम है मुश्किलों की आंधियों में। तो अब कक्षा स्टार्ट करते हैं। कल की कक्षा में हमने केशव दास के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही उनकी दो रचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। आज की कक्षा में हम केशव दास की जो बाकी बची हुई रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम केशव दास की अगली जो रचना है छंदमाला, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पहले कवि ही लिखे थे हमने, जिनका विशिष्ट हम अध्ययन कर रहे थे। रीतिकाल के जो कवि है केशवदास, केशवदास 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 का विशिष्ट अध्ययन, इनकी रचना दो रचना पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले जो रचना है उसका नाम है छंदमाला। छंदमाला छंदमाला जो रचना है केशवदास की, इसमें शतोत्तर छंदों का लक्षण, इसमें शतोत्तर छंदों के लक्षण, शतोत्तर छंदों के लक्षण शतोत्तर छंदों के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत तथा उदाहरण उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत किए किए गए हैं किए गए हैं। जो छंदमाला रचना है इसमें शतोत्तर छंदों के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही अगली जो रचना है केशवदास जी की रामचंद्रिका, रामचंद्रिका रामचंद्रिका केशवदास की रामचंद्रिका जो है रामायण पर लिखा गया यह ग्रंथ है। रामायण पर लिखा गया रामचंद्रिका। साथ ही केशवदास का उत्कृष्ट महाकाव्य है यह। केशवदास का उत्कृष्ट उत्कृष्ट महाकाव्य उत्कृष्ट महाकाव्य है। जो रामचंद्रिका है यह केशवदास का उत्कृष्ट महाकाव्य है। जो छंदमाला है इसमें शतोत्तर छंदों के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही जो रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, इसमें रामायण पर आधारित अध्ययन मिलता है। यह केशवदास का उत्कृष्ट महाकाव्य माना गया है। साथ ही इसके बाद जो रचना है केशवदास की विज्ञान गीता, पांचवी रचना केशवदास की विज्ञान गीता। पांचवी जो रचना है केशवदास की विज्ञान गीता। विज्ञान गीता विज्ञान गीता जो विज्ञान गीता है एक दार्शनिक व एक दार्शनिक एक दार्शनिक व दार्शनिक व एक दार्शनिक व आध्यात्मिक दार्शनिक व आध्यात्मिक आध्यात्मिक काव्य का चित्रण है। दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों का चित्रण है। विचारों का चित्रण है। विज्ञान गीता एक दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों का चित्रण है। विचारों का चित्रण या संग्रह है। संग्रह है। साथ ही जिसमें नैतिक भावों को रखा गया है, जिसमें नैतिक भावों को जिसमें नैतिक भावों को रखा गया है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की क्लिष्टता के कारण भाषा की क्लिष्टता के कारण क्लिष्टता के कारण
पृष्ठता के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने भाषा की जो क्लिष्टता थी उसके कारण केशवदास को कठिन काव्य जो था उसका प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास की जो विज्ञान गीता एक दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है जिसमें जो नैतिक भाव है उनका चित्रण किया गया है, उनको रखा गया है। और जो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है उसके साथ में कुछ पंक्ति है केशवदास के उदाहरण के रूप में, इसी कारण उन्हें जो कठिन काव्य उसका प्रेत कहा गया है। उदाहरण के लिए जो पंक्ति है वो समझ लेना। जो पंक्ति कवि को देन ना चाहे, कवि को देन ना चाहे, कवि को देन ना चाहे विदाई, कवि को देन ना चाहे विदाई। अगली लाइन है पूछे केशव की कविताई, पूछे केशव की कविताई, केशव की कविताई। पूछे केशव की कविताई। तो इस पंक्ति के माध्यम से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो केशवदास है वो कठिन काव्य के प्रेत है, कवि को देन ना चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। साथ ही रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। जो रामचंद्रिका जो रचना है केशवदास की उसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। अधिक छंद होने के कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि इसमें छंद की संख्या ज्यादा है इसलिए। साथ ही यह सबसे सफल रचना है। यह केशवदास की सबसे सफल रचना है। जो रामचंद्रिका है ये केशवदास की सबसे सफल रचना है जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ तक की कक्षा समझ में आ गई होगी। जो केशवदास के बारे में हमने अध्ययन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतीराम के बारे में। जो मतीराम है उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचशिखा आदि और भी उनकी रचनाएं हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मतीराम, अगले कवि मतीराम ये रीतिकालीन कवि है। ये भी अभी हम सभी रीतिकालीन कवियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मतीराम का समय जो है 1617 ईस्वी से 1701 ईस्वी तक का जो समय है, जो जीवन काल है, ये मतीराम का है। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि है मतीराम। जो मतीराम है ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि। इसके अलावा जो मतीराम है रीति कवि भूषण तथा भूषण तथा चिंतामणि के भाई हैं। जो मतीराम है ये भूषण और
चिंतामणि के भाई हैं, साथ ही बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह, बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह, बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में बुंदेला के आश्रय कवि हैं केशवदास। केशवदास नहीं, मतीराम। अब जो इनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो मतीराम है प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि है। इनका जीवन काल है जो है 1617 ईस्वी से 1701 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। साथ ही जो रीतिकाल के जो कवि भूषण हैं और चिंतामणि इनके भाई हैं। साथ ही बुंदेलखंड के जो स्वरूप सिंह बुंदेला नाम के जो राजा थे, इनके आश्रय कवि है। इनके जो राजपाट था उसमें रहते थे ये, और वहीं पर इनके बारे में रचनाएं की है इन्होंने। स्वरूप सिंह बुंदेला के बारे में इन्होंने रचनाएं की हैं। साथ ही अब इनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मतीराम की रचनाएं मतीराम की रचनाएं जो रचनाएं हैं मतीराम की, सबसे पहली जो रचना है ललित ललाम जो रचना है मतीराम की, वो बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में, बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचना की है। जो ललित ललाम है ये मतीराम ने। साथ ही जो अगली रचना है मतीराम की सतसई जो रचना है ये राजा भोगनाथ के आश्रय में की है। राजा भोगनाथ के आश्रय में। साथ ही इसके बाद अगली रचना है अलंकार पंचशिखा। मतीराम की अगली रचना जो है अलंकार पंचशिखा। ये जो रचना है ये कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र के आश्रय में। इसके अलावा अगली जो रचना है व्रत कौमुदी जो रचना है मतीराम की, ये बुंदेला नरेश स्वरूप सिंह के आश्रय में, बुंदेला नरेश स्वरूप सिंह के आश्रय में। बुंदेला नरेश स्वरूप सिंह के आश्रय में अगली रचना की है व्रत कौमुदी नाम की। साथ ही अगली रचना है रसराज। अगली रचना है मतीराम की रसराज। जो रसराज है यह स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। तो जो मतीराम की जो 5 रचनाएं हैं, पहली ललित ललाम जो बूंदी के नरेश भाव सिंह है उनके आश्रय में लिखी गई। साथ ही सतसई जो रचना है राजा भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई। फिर अलंकार पंचशिखा जो रचना है, अलंकार पंचाशिखा है शायद, ये पंचशिखा नहीं है, अलंकार पंचाशिखा जो रचना है
ये कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र के आश्रय में लिखी गई है। साथ ही व्रत कौमुदी बुंदेला नरेश स्वरूप सिंह के आश्रय में लिखी गई। इसके अलावा रसराज जो रचना है वह स्वतंत्र रूप से लिखा गया है, किसी के आश्रय में लेके नहीं लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं एक कथन इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 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 रसराज व ललित ललाम रसराज व ललित ललाम जो रचनाएं हैं, ललित ललाम का प्रयोग छंद व रस छंद की शिक्षा लेने में किया जाता है। साथ ही जो मतीराम है इनकी रचना यहाँ पर समाप्त होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रसराज, और रसराज के बाद जो अगली रचना इनकी ललित ललाम का प्रयोग जो हुआ है रस और छंद की शिक्षा लेने में अधिकतर ज्यादा इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक की कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं अगले कवि पद्माकर के बारे में। पद्माकर रीतिकालीन कवि जिनका जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी तक रहा है। पद्माकर जो कवि है इनका जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी का जो काल रहा है ये पद्माकर का जीवन काल रहा। साथ ही रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल प्रसिद्ध कवि साथ ही इनका जो जन्म हुआ है वो यूपी। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि साथ ही इनका जन्म बांदा यूपी में हुआ है। जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। साथ ही बिहारी कवि के बाद लोकप्रियता में इनका प्रमुख स्थान है। बिहारी के बाद लोकप्रियता में इनका प्रमुख स्थान है पद्माकर का। साथ ही अनेक राजाओं के दरबारी कवि, अनेक राजाओं के दरबारी कवि जिन्होंने राजा तथा उनके सेनापति की वीरता का वर्णन अपने काव्यों में या काव्य रूपों में विरुदावली
वली, विरुदावली नाम से किया, नाम से किया। साथ ही जो इनकी रचनाएं हैं पद्माकर की, इनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले रीतिकाल के कवि है पद्माकर। इनका जीवन काल 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक माना गया है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर। इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहारी के बाद लोकप्रियता में इनका प्रमुख स्थान है और अनेक राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, जिन्होंने राजा तथा उनके सेनापति की जो वीरता है उसका वर्णन अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में या काव्य के रूपों में इन्होंने विरुदावली नाम से किया है। साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं, अब उन रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है हिम्मत बहादुर विरुदावली। पद्माकर की जो रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये हिम्मत बहादुर नाम के एक राजा है, उनके बारे में लिखी गई रचना है। पहली रचना इनकी हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली जो रचना है ये वीर रस प्रधान चरित काव्य है। वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान चरित काव्य। साथ ही अवध बादशाह के सेनापति, अवध बादशाह के सेनापति, अवध बादशाह के सेनापति हिम्मत बहादुर की वीरता का, हिम्मत बहादुर की वीरता का वर्णन किया है। साथ ही अगली जो रचना है इनकी जगत विनोद। यह जगत विनोद इनकी श्रृंगार रस प्रधान रचना है। श्रृंगार रस प्रधान रचना। साथ ही इसमें 731 छंद है। इसमें 731 छंद। इसके अलावा 6 प्रकरण। साथ ही जयपुर के राजा प्रताप सिंह के, जयपुर के राजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह की वीरता का वर्णन किया है इन्होंने जगत विनोद में। तो यहाँ पर पद्माकर की 2 रचनाएं हमने पढ़ी, हिम्मत बहादुर विरुदावली और जगत विनोद। जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है वो वीर रस प्रधान रचना है, चरित काव्य है। अवध बादशाह के जो सेनापति थे, हिम्मत बहादुर की जो वीरता का वर्णन है वो हिम्मत बहादुर विरुदावली के अंदर किया गया है। साथ ही जो जगत विनोद रचना है श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें 731 छंद है और 6 प्रकरण है। ये जयपुर के राजा प्रताप सिंह के जो पुत्र जगत सिंह है उनकी वीरता का जो वर्णन है वो जगत विनोद जो रचना है इसमें किया गया है। अगली जो रचना है हितोपदेश। इसका जो भाषा अनुवाद इन्होंने किया है हितोपदेश का, ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया के
दौलत राव जो सिंधिया है उनके संरक्षण में रहकर किया है। अगली रचना है इनकी जगत विनोद के बाद में हितोपदेश। मार्कर बंद है, शायद इंक डालनी पड़ेगा। इनकी जो रचना है हितोपदेश, हितोपदेश 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 नाम की जो रचना है का भाषा अनुवाद, इसका भाषा अनुवाद, भाषा अनुवाद, भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर के नरेश, ग्वालियर ग्वालियर के नरेश, ग्वालियर के नरेश, ग्वालियर के नरेश दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया के आश्रय में या संरक्षण में रहकर किया। सिंधिया के संरक्षण में रहकर किया। साथ ही अगली जो रचना है इनकी वो है पद्माभरण। चौथी रचना है पद्माकर की पद्माभरण। पद्माभरण पद्माभरण जो रचना है पद्माकर की, ये एक प्रमुख अलंकार ग्रंथ है। यह एक प्रमुख अलंकार ग्रंथ है। साथ ही रीतिकाल की प्रवृत्तियों को रीतिकाल की प्रवृत्तियों को निरूपित करता है। प्रवृत्तियों को निरूपित करता है। साथ ही इसके बाद अगली रचना इनकी प्रबोध पचासा। ये भी पद्माकर की रचना है। जो प्रबोध पचासा है, रोगग्रस्त होने पर वैराग्य निरूपण ग्रंथ की रचना ग्रंथ की रचना रोगग्रसित काल में रचित रचना है। तो जो पद्माकर की रचना हितोपदेश है, इसका भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर के नरेश दौलत सिंह सिंधिया, जो दौलत राव सिंधिया है, इनके संरक्षण में रहकर किया। पद्माभरण यह एक प्रमुख अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण और रीतिकाल की प्रवृत्तियों को निरूपित करती है ये रचना। साथ ही जो प्रबोध पचासा नाम की जो रचना है, ये रोगग्रस्त होने पर वैराग्य निरूपण ग्रंथ की रचना रोगग्रसित काल में रचित है। ये रोगों से जब पीड़ित थे तब इन्होंने ये रचना की। साथ ही अगली रचना है गंगा लहरी। अगली रचना है पद्माकर की गंगा लहरी। गंगा लहरी के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह विरुदावली। छठी रचना गंगा लहरी। गंगा लहरी ये भी पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी अंतिम कृति गंगा का महिमा मंडन। अंतिम कृति गंगा का महिमा मंडन। साथ ही जीवन के अंतिम समय में
अंतिम समय में कानपुर, अंतिम समय में कानपुर, कानपुर में गंगा तट पर, कानपुर में गंगा तट पर, गंगा तट पर रहने चले गए और यहीं रहने चले गए और यहीं इसकी रचना की या यहीं पर यह रचना की, यहीं पर यह रचना की। इसके अलावा पद्माकर की और जो रचना है अगली, ये केवल ऐसे याद रखने के लिए हमें देखना है। प्रताप सिंह विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली। जो प्रताप सिंह विरुदावली हैं, ये चरित प्रधान काव्य हैं। चरित प्रधान काव्य हैं। प्रताप सिंह विरुदावली एक चरित प्रधान काव्य है। अगली रचना इनकी कली पच्चीसी है। कली पच्चीसी जो कली पच्चीसी रचना कलयुग का वर्णन है। इसमें कलयुग का वर्णन, साथ ही अगली जो रचना है पद्माकर की वैराग्य सांदीपनी। ये कितनी रचना है इनकी? 9 रचना पद्माकर की जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। गंगा लहरी जो है अंतिम कृति है पद्माकर की, जिसमें गंगा का महिमा मंडन है। और जीवन के अंतिम समय में जब ये कानपुर के पास में गंगा के तट पर रहने चले गए थे, तब इन्होंने इस जो गंगा लहरी है इसकी रचना की। साथ ही अगली रचना इनकी प्रताप सिंह विरुदावली, एक चरित प्रधान काव्य है ये। साथ ही कली पच्चीसी, कलयुग का वर्णन मिलता है कली पच्चीसी में। साथ ही अगली रचना थी इनकी वैराग्य सांदीपनी। तो जो पद्माकर हैं इनकी रचनाएं अब यहाँ पर समाप्त होती हैं। अगले जो कवि हैं भूषण और बिहारी, इनके बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही अन्य जो कवि हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।